नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24। मैं हूं सार्थक एंड आज हम 4 टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि राम मंदिर हो गया, टीएमसी, लोकसभा के रिगार्डिंग इंडिया गठबंधन एंड इसी बात पे हम चर्चा करेंगे और इसे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं श्याम गिरी जी। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक। जी सर, कैसे हैं सर आप? हाँ ठीक है सार्थक जी सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे। राम मंदिर कमेटी की बैठक हुई, ठीक है? इसमें जो हाँ चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार हो गया है, क्या हाँ चोरी करने वालों को पकड़ लिया गया है? ये मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे। सार्थक, राम मंदिर को लेकर के जो इस समय हालात उत्तर प्रदेश के अंदर बना हुआ है, उत्तर प्रदेश से जो हम लोगों के टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 के रिपोर्टर्स का जो उसके रिकॉर्डिंग जो रिपोर्ट आ रहा है, बड़ी चौंकाने वाला रिपोर्ट। 3 लोगों का नाम इसमें आया था। चंपत राय का नाम आया था, गोपाल राव का नाम आया था और अनिल मिश्रा का नाम आया था। अब इन लोगों को आरोपी माना जा रहा है, लेकिन ये लोग बड़े वाले आरोपी नहीं है, ये लोग छोटे वाले आरोपी हैं, शुरुआत वाले हैं। धन दौलत जिसके पास गया है राम मंदिर का, वो बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। इसमें पूरी तरह से आरएसएस और केंद्र सरकार का हाथ है, भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। नरेंद्र मोदी के रिकॉर्डिंग कमेटी बनाई गई है, प्रधानमंत्री की रिकॉर्डिंग। अभी तक यह कमेटी भंग हो जाना चाहिए था, लेकिन भंग नहीं हुआ। लेकिन इसे बहुत चौंकाने वाले खबर रिपोर्ट आया है। वह रिपोर्ट यह है कि आरएसएस ने मोदी को धमकी दिया है कि इसमें अगर कोई आरएसएस का जेल गया तो प्रधानमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। इसमें बहुत महत्वपूर्ण यह है कि इस राम मंदिर की चर्चा अब हर घर में होने लगी है, पहला चीज। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स भारतीय जनता पार्टी से नाराज होने लग गए हैं खुलेआम। रिपोर्ट में आया है, एक सर्वे आया है सी वोटर्स का, उस सर्वे में यह चीज आया है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका चोर न तो पकड़ा गया है और न तो पकड़ा जाएगा, पहली चीज। दूसरा कि इसे पूरी तरह से लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। अब नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती है अपनी कुर्सी बचाने का, और आरएसएस के सामने चुनौती है अपना चोर में नाम ना आए, उसका नाम ना आए चोरी में। और आरएसएस और भाजपा का ही पूरी तरह से राम मंदिर पर कब्जा है, इन्हीं लोगों के हाथ में सारा चीज है। जबकि यह कमेटी आरएसएस और राजनीतिक दल भाजपा से किसी का नहीं होना चाहिए, यह साधु संतों का होना चाहिए। पहले राम मंदिर का जो कमेटी था, जिसमें साधु संत शंकराचार्य यह लोग थे, उनके हाथ में रहना चाहिए। लेकिन चोरी डकैती के उद्देश्य से ही यह अपने हाथ में इन लोगों ने रखा। इससे बहुत बड़ा धन निकाल करके यह लोग सांसद और विधायकों के खरीद फरोख्त में लगाते हैं। इस बात की चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है। अब कहा जा रहा है कि अगर उस पर हम लोगों ने चर्चा भी किया था, यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल नहीं है तो प्रधानमंत्री इस कमेटी को भंग कर दे और कमेटी भंग करके इसमें सीईओ नियुक्त कर दे और इसको आरटीआई के दायरे में ले आते, कि कोई भी एक आम व्यक्ति भी जा करके वहां से आरटीआई से इसका ब्यौरा निकाल सके और ऑडिट हो। उसके लिए तैयार सरकार अगर हो रही है तो आरएसएस तैयार नहीं हो रही है। अगर सीईओ बना दिया गया, आरटीआई के दायरे में ला दिया गया, तो फिर इसके एक एक रुपया का लेखा जोखा आम व्यक्ति निकाल सकता है, रिपोर्ट कभी भी मांग सकता है और सरकार को देने पड़ेंगे। इससे क्या होगा कि आरएसएस का जो कमाई हो रहा है, पैसे धन बहुत मोटे रकम वहां से आ रहे हैं, वह आने बंद हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग हैं जो इससे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इससे पैसे से सरकारें गिरा रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, सांसद विधायक को खरीद रहे हैं, सांसद विधायक को बेच रहे हैं, वह मुश्किल में आ जाएगा। तो यह लोग अपने हाथ में। लेकिन एक सर्वे का रिपोर्ट आया है, 86% जनता इनके खिलाफ हो गई है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गई है राम मंदिर की वजह से, पूरे देश में
यानी कि अगर आज चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जमानत जब्त हो जाएगी चुनाव के अंदर, यह रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर 4 व्यक्ति में 3 व्यक्ति इनके खिलाफ हो गया है, भाजपा के खिलाफ हो गया है। अब आरएसएस के लिए चुनौती यह है कि अगर आरएसएस के ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया और आरएसएस का कोई व्यक्ति जेल चला गया तो आरएसएस की छवि पूरी दुनिया में खराब हो जाएगी। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने अगर उस पर शिकंजा नहीं कसा तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंटी कैपेंसी 86% बन रही है। या तो आरएसएस को बचा ले या फिर सरकार को बचा ले। समस्या बहुत है और इस सरकार के पास समस्या है कि 2027 में उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव होने हैं एक साथ। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आदि और 3 जगह के होने हैं। फिर लास्ट में 2027 के लास्ट में हिमाचल और गुजरात का होना है, यानी कि 7 राज्यों के चुनाव है। इस चुनाव में इसका असर पूरा पड़ेगा। चुनाव में अगर असर पड़ा तो 2029 के लोकसभा चुनाव में असर पड़ेगा। अब सरकार फंस गई है, आरएसएस को बचा रही है तो खुद जा रही है और खुद को बचा रही है तो आरएसएस जा रहा है। ऐसे में यह पेच फंसा हुआ है, लीपापोती करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। असली चोर सामने नहीं आएगा। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें आपने कहा कि चोरी करने वालों को पकड़ लिया गया, चोरी करने वाले पकड़े नहीं जाएंगे। आप सोचिए कि अगर चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया, अधिकारी की रिपोर्ट हम लोग के पास आया हुआ है, अगर स्वीकार कर लिया तो क्यों किया? इसका मतलब चोरी किया है तभी तो उसका इस्तीफा लिया। तो चोरी किया है तो वह जेल क्यों नहीं जा रहा है? इन बातों को लेकर के जनता डिस्कस कर रही है। हर लेबर मजदूर तक डिस्कस कर रहे हैं कि इन लोगों ने मंदिर में मिलजुल के चोरी की है। यह बात खुल गई है कि आरएसएस और भाजपा ने किया है, लेकिन असली चोर पकड़ा जाएगा यह नहीं है। लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट करने का यह लोग कोशिश करेंगे कि मुद्दे से भटकाने का, लेकिन यह बात अब आम जनता तक चली गई है, जो इन लोगों को आने वाले वक्त में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी सार्थक जी, इसी से मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे। जो बंगाल में टीएमसी के सुप्रीमो ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, तो इसमें बीजेपी सरकार करना क्या चाहती है आपके हिसाब से? देखिए सार्थक, मैं बताऊं कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद हर कोई जानता है कि वह एक संवैधानिक सरकार नहीं बनी है, असंवैधानिक सरकार है, क्योंकि चुनाव पर हजारों सवाल उठे हैं। एसआईआर का असर रहा, विपक्ष के वोट को काटा गया है, इन सभी से हम लोगों की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, एक सवाल उठ खड़ा हो रहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को अचानक रातों रात हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। ममता बनर्जी 15 साल मुख्यमंत्री लगातार रही हैं पश्चिम बंगाल की, उनके सिक्योरिटी को हटा लिया गया जो कानूनन सही नहीं है। उसके बाद में उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ममता बनर्जी खत्म हो गई, टीएमसी अब बची नहीं, टीएमसी बागी लोग के पास है, असली टीएमसी है। तो अगर ममता बनर्जी के पास कुछ है नहीं, ममता बनर्जी से जनता गुस्सा में है, तो ममता बनर्जी कहीं भी जाए, जाने दो, क्या दिक्कत है? तब उनको हाउस अरेस्ट क्यों किया गया? इसका मतलब यह साबित होता है कि ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में है। लेकिन इसके पहले ममता बनर्जी से डर भारतीय जनता पार्टी को इसलिए लग रहा है क्योंकि राहुल गांधी का भरपूर सहयोग और साथ सड़क से लेकर के सदन तक ममता बनर्जी को मिल रहा है। इस वक्त ममता बनर्जी मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर एक 11 साल के बच्ची के साथ में दुष्कर्म कुछ लोगों ने किया और उसे बोरी में भर करके और तालाब में फेंक दिया। वह बच्ची इस दुनिया को छोड़ के चली गई। फिर जब उस बच्ची का शव मिला लोगों को तो वहां पर माहौल बिगड़ गया। ममता बनर्जी उसी पीड़ित बच्ची के परिवार से मिलने जा रही थी, जिसके लिए ममता बनर्जी को हाउस अरेस्ट और अभिषेक बनर्जी को कर लिया गया। वीडियो कॉल पर ममता बनर्जी ने बात किया, अभिषेक बनर्जी ने बात किया और उसके साथ सहानुभूति दिखाई। अब वहां पर पथराव हो गया तो माहौल बिगड़ा, तो पुलिस का लाठीचार्ज हुआ। सवाल यह है कि
टीएमसी ममता बनर्जी के साथ में जो सांसद और विधायक हैं, वह लोग ममता बनर्जी के सांसदों विधायकों को अंडा से मारते हैं, पत्थर मारते हैं या किसी चीज से, तो पुलिस वहां पर लाठी पीछे करके खड़ी हो जाती है और वहां पर लाठीचार्ज क्यों हुआ? अगर जनता गुस्से में है इसलिए अंडा फेंक रही है ममता बनर्जी के ऊपर, तो जनता गुस्सा है तो पत्थर भी चला रही है, तो जनता को गुस्सा है तो उसको निकलने दो, तो वहां लाठीचार्ज क्यों किया? इसी में आकर के सरकार फंस गई है। दूसरी चीज कि ममता बनर्जी का जब सत्ता था, चुनाव से जस्ट पहले की बात है, 2-3 महीने पहले की, कोलकाता के एक हॉस्पिटल में नर्स के साथ में दुष्कर्म हुआ था, जिसको लेकर के बहुत हंगामा हुआ था। हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस वक्त अपना पीड़ा जाहिर किया था। सवाल यह है कि किसी भी महिला के साथ दुष्कर्म हो रहा है तो पीड़ा होनी चाहिए हर किसी को, हर किसी के बहन बेटी हर किसी के लिए होती है। लेकिन क्या मणिपुर में जिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ उसके लिए पीड़ा नहीं होनी चाहिए? राष्ट्रपति हमारे देश की सर्वप्रथम व्यक्ति हैं, उनके लिए हर कोई एक बराबर होना चाहिए। तो चूंकि ममता बनर्जी की सत्ता थी तो उस वक्त इनका बयान आने लगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 11 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ तो हमारे देश की राष्ट्रपति चुप बैठी हुई है, पता ही नहीं चल रहा है कहां है। तो यह जो एक मिली जुली चल रही है, सरकार चल रही है, इससे इस देश के लोकतंत्र को दीपक की तरह यह लोग चाट रहे हैं। लोकतंत्र पर पूरी तरह से कब्जा हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी कानूनी तौर पर लगाया था, वह इमरजेंसी गलत था, लेकिन सिचुएशन उस इमरजेंसी का था जो कानूनी तौर पर लगाया गया था, संवैधानिक तरीके से लगाया गया था। हर एक व्यक्ति को पता था कि आप बोलने की आजादी नहीं है, आपने अगर कुछ भी बोला भड़काऊ बात तो आपको जेल जाना पड़ेगा, और लोग जेल गए थे। लेकिन इस वक्त 12 साल से इस देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो वह इन्हीं के लोग मिलते हैं जांच में, जांच को यह लोग लिपापोती कर देते हैं, जांच को पूरी तरह से करते नहीं। अब ममता बनर्जी के साथ छल हुआ है, 150 सीटों का इन लोगों ने किया है। हालांकि जीत ममता की है लेकिन ममता को हरा दिया गया, यह ममता बनर्जी का आरोप है। ममता बनर्जी की मांग सुप्रीम कोर्ट में है कि सीसीटीवी फुटेज 12 बजे से शाम को 6 बजे तक का दिखा दिया जाए और उसमें सब कुछ पता चल जाएगा कैसे कौन जीता है। लेकिन वह सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया जा रहा है। न्यायपालिका में भी इसका न्याय नहीं मिल रहा है, ममता बनर्जी के साथ खड़ा नहीं है। अब जनता के बीच जा रही है, विपक्ष जा रहा है तो उसे हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। बंगाल के अंदर माहौल बिगड़ रहा है, बहुत बुरा परिस्थिति बंगाल के अंदर है। बंगाल से जो खबर आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली है। ममता बनर्जी हार नहीं मारने वाली है और ममता बनर्जी अब अचानक अगर सड़क पर निकल गई और लोगों का जन सैलाब जुट गया तो बनी हुई सरकार गिर जाएगी पश्चिम बंगाल के अंदर, यह तय है। और इसी बात का डर नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है कि बंगाल अगर चला गया तो बिहार भी चला जाएगा, हरियाणा भी चला जाएगा, महाराष्ट्र चला जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सरकारें गिर जाएगी। और नरेंद्र मोदी अगर सरकार चली गई तो भी। इस बार जो पार्लियामेंट सेशन होने वाला है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी एक बड़ी चुनौती बनकर के पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के लिए उभर रही है। ममता बनर्जी ने फेसबुक लाइव करके एक बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे खत्म कर दो। भारतीय जनता पार्टी को सीधा कहा है, अमित शाह को, कि हमें खत्म कर दो, अगर मैं बच गई तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। और इस बात का खौफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिख रहा है। जी सर। इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। लोकसभा सत्र को लेकर मोदी सरकार बेचैन क्यों है? फिर इंडिया गठबंधन ने ऐसी क्या रणनीति बना दी कि बीजेपी में बेचैनी मच गई? देखिए सार्थक, इस वक्त मोदी के ऊपर एक तो आरएसएस के तरफ से शिकंजा कस रहा है। आपको मैंने कहा कि सी वोटर्स का सर्वे आ रहा है कि 86% लोग भाजपा के खिलाफ हो गए हैं, भाजपा के वोटर भाजपा के खिलाफ हो रहे हैं।
और इंडिया गठबंधन को जो तोड़ने की कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी का कि 60-62 सांसद तोड़ लिए जाएंगे, डीएमके को जो कंप्रोमाइज कर लिया गया था, डीएमके के पास में 22 सांसद हैं, तमिलनाडु की पार्टी स्टालिन की, वह कंप्रोमाइज होते होते बच गए, नहीं हुआ, सारा फेल हो गया, षड्यंत्र जो था फेल हो गया भाजपा का। भाजपा ने टीबीके की सरकार गिराने के लिए 15 विधायक को खरीदने के लिए 35-35 करोड़ की बात कही थी और वह डीएमके के लोगों को लगाया गया था। डीएमके के लोग सोच रहे थे कि तोड़ के सरकार बनेगी अन्ना द्रमुक के साथ। अन्ना द्रमुक एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन उसी के डीएमके को उधर ध्यान भटका के और इधर डीएमके के सांसदों के साथ खेल कर रही थी, ऑपरेशन लोटस चला के तोड़ने की कोशिश कर रही थी। जब यह बात वहां के खुफिया एजेंसी को पता चली तो विजय थलापति सरकार ने उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, बस सारा पोल खुल गया। अब डीएमके भी इनके साथ नहीं जा रही है। इस वक्त एनडीए गठबंधन के पास 318 सांसद हैं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि 318 सांसदों में भी आपस में टकराव है भाजपा और एनडीए गठबंधन के अंदर। लेकिन इंडिया गठबंधन के पास इस वक्त 240 में 214 सांसद बचे हुए हैं। अब इंडिया गठबंधन का पूरा कमान सोनिया गांधी ने संभाल लिया है। गठबंधन का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस सोनिया गांधी के पास है। मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल रही, यूपीए गवर्नमेंट में उसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी रही और गठबंधन को बहुत अच्छा से हैंडल उन्होंने किया था। अब पूरे गठबंधन का जिम्मेदारी सोनिया गांधी को दे दिया गया। सोनिया गांधी ने ऐसा रणनीति बनाया है कि पार्लियामेंट के अंदर जो सेशन चलेगा उसमें से इंडिया गठबंधन के कोई भी सांसद ऐसा काम न करे कि उनको निलंबित कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी का पहला टारगेट होगा निलंबित कर देना और निलंबित करके कानून को पास करना। इसके लिए पहला इससे बचना है कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना है कि निलंबित करने के लिए उनको स्पेस मिले। दूसरा, 234 सांसदों में एक सांसद भी एब्सेंट न रहे वोटिंग के वक्त। वोटिंग के वक्त एक सांसद भी एब्सेंट न हो, सबके लिए जारी होगा। अब ऐसा यह चीज सबके लिए लागू होगा। व्हिप जारी होता है पार्लियामेंट में, व्हिप जारी हुआ तो आप पार्लियामेंट से गैरहाजिर नहीं हो सकते। राजनीतिक दलें इसको करती हैं अपने अपने सांसदों को या विधायकों को, और आपको पार्टी के खिलाफ आप क्रॉस वोटिंग नहीं कर सकते, नहीं तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। व्हिप का मतलब यह होता है, बहुत कड़ा इसके नियम है। तो ऐसे में व्हिप जारी करेगी इंडिया गठबंधन। तो मोदी सरकार इस बात से सार्थक परेशान है कि इंडिया गठबंधन अगर 214 सांसद बने रहते हैं और व्हिप जारी कर देता है तो नरेंद्र मोदी के 362 सांसद पूरे होने के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। और वह चकनाचूर होते हैं, रणनीति अगर इस तरह की सोनिया गांधी ने बना ली है और इसमें सफल हो जाती है तो 3 बिल भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं हो पाएंगे। पास नहीं होने का मतलब है कि 27 का चुनाव भी हारेगी और 2029 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। एनडीए बचेगा या टूट जाएगा? नायडू मोदी को धमकी दे रहे हैं, नीतीश समझौता को तैयार नहीं, सरकार बचेगी या गिर जाएगी? देखिए, ये अचानक यह खबर निकली है। मैंने 3 बिल का बात कहा कि मोदी सरकार 3 बिल लेकर के आ रही है। एक तो डिलिमिटेशन है, एक 1 नेशन 1 इलेक्शन है। चंद्रबाबू नायडू को इस बिल से नाराजगी है कि तीसरा बिल भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है कि मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का। और चंद्रबाबू नायडू को चुनाव से पहले 2024 चुनाव के पहले 52 दिनों के लिए जेल में डाला गया था, सबूत नहीं मिला। हेमंत सोरेन को 6 महीने जेल में डाला गया था, कोई सबूत नहीं था। अरविंद केजरीवाल को जेल में साल भर डाला गया, कोई सबूत नहीं था। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन आदि बहुत लोगों को भारतीय जनता पार्टी डाल रही, झूठे आरोप में डाल दे रही है।
और 30 दिन भारतीय जनता पार्टी को जेल में रखना किसी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, और उतने में मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना पड़ेगा और सरकार गिर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती है। चंद्रबाबू नायडू के ऊपर एक आरोप है, 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना का एक घोटाले का आरोप है। आरोप साबित तो नहीं हुआ है, अभी तक साबित नहीं हो पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका इस्तेमाल हमेशा करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको डाला था जेल में, क्योंकि वह एनडीए गठबंधन से अलग हो गए थे। ऐसे में अगर यह कानून पास हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बल मिल जाएगा कानूनी रूप से कि किसी के साथ बार्गेनिंग करने लगी, ब्लैकमेल करेगी इस कानून के तहत। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन देने से मना कर दिया। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ डिलिमिटेशन के भी पक्ष में नहीं है। कांग्रेस के नजदीक जा रहे हैं, कांग्रेस से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के एक छोर में तेलंगाना है, दूसरे छोर में कर्नाटक। एक छोर में रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री तेलंगाना के हैं और कर्नाटक के डीके शिवकुमार। रेवंत रेड्डी कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन तो चंद्रबाबू नायडू के बहुत विश्वसनीय हैं, और डीके शिवकुमार का पारिवारिक संबंध और दोस्ती है। तो इसके लिए चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के नजदीक भी जा रहे हैं। इससे भी नरेंद्र मोदी को लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। अभी तक जो नायडू साथ में थे तो थे, लेकिन अब 18 सांसद का समर्थन नरेंद्र मोदी को मिलना इतना आसान नहीं होगा जैसे लग रहा है। ऐसा अभी कंफर्म यह इस बात को पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन यह बात सच है कि अब चंद्रबाबू नायडू ज्यादा दिन मोदी के साथ रहने वाले नहीं है। इसके 2-3 कारण हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो समुद्री किसान है, जिसको सी फूड्स मछुआरे कहा जाता है, सी फूड्स का वह व्यापार करते हैं, उनका व्यापार पूरा ठप हो गया नरेंद्र मोदी के गलत नीति की वजह से। जो 25,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। मैं आधिकारिक खबर बोल रहा हूं, आधिकारिक खबर है यह कि 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 की वजह से मुस्लिम समुदाय जो 7.5% वोट करता था इनको, चंद्रबाबू नायडू को, वो इनसे दूर हो गया है। महंगाई बढ़ने से और जिस तरह से इस सरकार ने प्रताड़ित करना शुरू किया है, तो लोग चंद्रबाबू नायडू से दूर हो रहे हैं, यानी कि उनका वोट बैंक दूर हो रहा है और कांग्रेस की पैठ बनती जा रही है साउथ के अंदर। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को अपनी राजनीतिक कैरियर बचाना है तो चंद्रबाबू नायडू को कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी का वजूद है नहीं। ऐसे में अगर नीतीश भी कहीं न कहीं समझौते को तैयार नहीं है मोदी के साथ, डिप्टी पीएम के पोस्ट के लिए उन्होंने एकदम पूरा खूंटा गाड़ दिया है। कह रहा है कि इससे कम में तो समझौता होगा नहीं तो मैं बिहार में ही रहूंगा। और नीतीश बिहार में रहने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी की बिहार में भाजपा की सरकार नहीं बचेगी, सम्राट चौधरी का इस्तीफा होगा, और सम्राट चौधरी का इस्तीफा होता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। अब इस पर जिस तरह से सारी चीजें हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन पूरी तरह से आक्रामक है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 362 के चक्कर में सरकार बचाने के लिए इनको संकट पड़ गया कि सरकार बचेगी या नहीं। 362 सांसद के चक्कर में सरकार न कहीं गिर जाए, 272 की न समस्या आ जाए इनके अंदर, एनडीए गठबंधन न टूट जाए, और इंडिया गठबंधन ने कमान सोनिया गांधी को सौंप दिया है। अब इंडिया की रणनीति या चक्रव्यूह कर ले, उसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फंस गई है, और उससे निकलने का कोई रास्ता भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त नहीं मिल रहा है। और राम मंदिर का मुद्दा इसी में मोदी सरकार को बड़ी बेचैन कर रहा है। लगातार पीएम दफ्तर के अंदर, पीएमओ में, प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिस में, दफ्तर में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इंडिया गठबंधन को जितना तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही मजबूत वो करके उभर रही है, जिससे सरकार के अंदर बेचैनी छाई हुई है। जी सर। जी, इसी के साथ हमारा डिस्कशन आज यहीं पे खत्म होता है सर। थैंक यू आपके टाइम के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद साहब।